नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 26 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 25 सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। बीच में यार 2-3 सेट का शायद वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो बीच में छुट्टी है दीपावली और छठ पूजा का, तो आप लोग जैसा बोलेंगे उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे शूट करके। पर हमको नहीं लगता ज़रूरत है। अगर आप लोग को इच्छा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम वीडियो बना के शूट कर देंगे। ओके ना, सॉरी, अपलोड कर देंगे। तो चलिए यार, आ जाइए सवाल पे। देखिए, कहा गीता हैदराबाद से आईआईटी रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। कुल यात्रा में 13.5 घंटे लगते हैं। कहा ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का 3 गुना है। कहा ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन का स्पीड स्कूटर से 3 गुना है। ओके, ये दोनों के स्पीड का रिलेशन दिया है कि ट्रेन का स्पीड स्कूटर से 3 गुना, और उसी स्टीमर, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, स्टीमर होगा, स्टीमर का 1.5 गुना। का यार ट्रेन का जो स्पीड है ये स्कूटर से तो 3 गुना है, लेकिन स्टीमर कहने का मतलब जो नाव वाला जहाज होता है ना, पानी वाला जहाज, यानी जो नाव बोट होता है। का ट्रेन का जो स्पीड है वो स्कूटर से तो 3 गुना है, पर बोट का 1.5 गुना कहने का मतलब है कि ट्रेन का अगर 3 है तो बोट का कितना 1.5 गुना होता है ना यार, 1.5 गुना होता है 3/2, यानी कि ट्रेन का 3 है तो बोट का 2। तो यार ये अनुपातिक मान को वास्तविक में चेंज करने के लिए सब में 1 से गुना कर दीजिए। अब देखें यार, कहा कि उसने स्टीमर, ट्रेन का चाल पता है, स्कूटर का चाल पता है और बोट का चाल हम लोगों ने पता कर लिया। तो ट्रेन से ढूंढी यार, ट्रेन से कितना दूरी तय किया, तो कहा ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर दूरी तय किया। तो आप बताएं, 450 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तय किया तो समय लगा है कितना? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चाल है ट्रेन का कितना 3x, प्लस स्कूटर से उसने दूरी तय किया है कितना, स्कूटर से 60 किलोमीटर। तो स्कूटर से 60 किलोमीटर जाने में समय लगा कितना? समय दूरी बट्टा चाल, स्कूटर का चाल है कितना x। स्टीमर यानी बोट से दूरी तय किया 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर बोट से दूरी तय करने में समय कितना? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और तीनों टाइम को मिलाकर टोटल टाइम लगा है 13.5 घंटा। 13.5 घंटा, 13 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट यानी 1/2 घंटा। 13 दूना 26 है 27/2। ओके, अब देखें यार, 3 से काटिएगा तो ये 150 बार में, 2 से काटिएगा 60 बार में, एलसीएम हो जाएगा x 60 120 प्लस 150 कितना 270 बराबर 27/2। 27 से काटिए 10 बार में, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना 20, x का वैल्यू आ गया। सवाल का बताइए ट्रेन की गति, तो यार ट्रेन का स्पीड है कितना 3x, ट्रेन का स्पीड कितना 3x यानी 3 गुना 20 60 किलोमीटर पर, ऑप्शन ए। देखिए, कहा 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्ष में का 834 हो जाती है। हो जाती है कहने का मतलब ये अमाउंट दिया है। ओके ना, अमाउंट दिया है। का प्रारंभ में निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन ज्ञात करना। तो यार देखें, 6% रेट है। 6% रेट कहने का मतलब क्या है? 1 साल में 6% ब्याज मिलेगा। 1 साल में 6%, तो यार 6.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। तो 1 साल में 6%, 6 साल में तो 36% मिलेगा, प्लस आधा साल में कितना 3%, तो टोटल ब्याज 6.5 साल में कितना 39%। मूलधन होता है 100%, 39 ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन 100, 39 ब्याज मिला तो मिश्रधन हो जाएगा 139%। पर एक्चुअल में मिश्रधन दिया है कितना 834 रुपया। तो मूलधन यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा? तो 834 बट्टा 139 गुना 100। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके, 6 से कटेगा, 6 नमा 54, 6 तिरिक 18, 6 नमा 54 5, 6 तिरिक 18 5 23, 6 या 2 8, 6 बार में कटेगा, 6 गुना 100 600। देखिए, कहा एक टंकी में पानी भरने वाली 2 पाइपों में से एक पाइप दूसरा से 1.5 गुना अधिक कुशल है।
का दो भरने वाला नल है जिसमें एक का कुशलता यानी कि एफिशिएंसी दूसरा से 1.5 गुना 1.5 कहने का मतलब होता है 1.5 गुना यानी कि 3/2 3/2 यानी कि 3:2। यार दोनों भरने वाले नल का एफिशिएंसी पता है तो टाइम का रेशियो क्या होगा आपको पता होगा कि सर एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इन्वर्स होता है। एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो 2:3 हो जाएगा। अब आगे सवाल में कहा यदि ये दो पाइपें एक पानी निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ काम करती है जो अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर देती है। देखें यार पहला पाइप जो है पूरा टंकी को कितना देर में भरेगा 2x समय में भरेगा और दूसरा पाइप पूरा टैंक को भरेगा कितने टाइम में 3x टाइम में। ओके ना, दोनों भरने वाले नलों का टाइम पता कर गए। पहला नल पूरा टंकी को 2x आवर में भरेगा, ये पहला का टाइम है। दूसरा नल पूरे टैंक को 3x आवर में भरेगा। तो आप बताएं पहला नल पूरा टैंक को 2x आवर में भरेगा तो 1 आवर में कितना भरेगा 1/2। दूसरा नल पूरा टैंक को 3x आवर में भरेगा तो 1 आवर में कितना भरेगा 1/3x भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस है। का तीसरा पाइप जो है पूरा भरा हुआ टैंक को 12 घंटे में खाली करेगा तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 1/12 खाली करने वाला है यानी माइनस है। पहला नल 1 घंटा में इतना भरेगा, दूसरा 1 घंटा में इतना भरेगा, तीसरा 1 घंटा में इतना खाली करेगा। तीनों मिलकर 1 घंटा में इतना काम करेगा, तीनों मिलकर 1 घंटा में इतना काम करेगा। पर सवाल में कहा कि अगर तीनों को एक साथ ओपन करते हैं तो पूरा 28 घंटे में भर जाएगा, पूरा टैंक 28 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना 1/28 बार। ये सेकंड डाटा से तीनों का 1 घंटे का काम है, ये फर्स्ट डाटा से तीनों का 1 घंटे का काम है। 1 घंटे का काम है तो आपस में बराबर हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, आप लोग कर लेंगे नहीं तो देख लीजिए 2x और 3x का एलसीएम कितना हो जाएगा 6x 2 तिया 3 दूना 1/28 माइनस 1/12 इधर आके प्लस 1/12 हो जाएगा। तो 28 और 12 का एलसीएम 84। 28 तिया 12 सत्ते तो यार यहाँ से है 5/6x बराबर यहाँ से है 3 7 10/84। 5 से काटिएगा 2 बार में, 6 से काटिएगा 6 से क्या बार में तो 12 सत्ते 84। 12 सत्ते ना सही है, 6 से काटिएगा 12 सत्ते कटेगा 14 छक 84। 2 से 7 बार में तो x का वैल्यू क्या आ गया 7। x का वैल्यू 7 है। सवाल में कहा कम कुशल पाइप को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यार पहला नल जो है कहाँ गया है, पहला नल पूरा टैंक को 2x आवर में भरेगा, x का वैल्यू है 7 तो 2x का वैल्यू 7 दूना 14 घंटा। दूसरा 3x यानी 7 तिरिक 21 घंटा। का कम कुशलता वाला पाइप को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा तो 21 घंटा। जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसका एफिशिएंसी कम होगा यानी कि ऑप्शन ए। देखिए कहा यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2 3 4 है, इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कहने का मतलब होता है कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई। त्रिभुज में 3 भुजा होता है यानी तीनों भुजा के लंबाइयों का योग परिमाप होता है। पहला भुजा का लंबाई 2 यूनिट, दूसरा का 3, तीसरा का 4 तो तीनों के लंबाई का योग 2 3 5 4 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू है 63 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 7। 1 यूनिट 7 है तो सबसे बड़ी भुजा कितना 4 ना। 1 यूनिट 7 है तो 4 यूनिट 7 चौक 28 ऑप्शन बी। देखिए कहा a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3 ऑफ a का 6% प्लस b का 8%। ए अनुपात बी निकालना। यार बराबर के दोनों साइड देखिए इधर भी परसेंट कॉमन होगा और इधर भी दाएं साइड भी परसेंट कॉमन, तो परसेंट से परसेंट है कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इस 3 से दोनों में ना बारी बारी तो 3 5 15 ए प्लस 3 चौक 12 बी। 2 से दोनों में 2 छक 12 ए प्लस 2 8 16 बी। सेम वेरिएबल को एक साइड 12 इधर आके घटेगा 3 है, 12 बी उधर जाके घटेगा 4 बी। ए बट्टा बी बराबर 4/3 ऑप्शन बी।
देखिए का उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंड से बनता है, यानी कि 36 के फैक्टर। तो यार देखिए 36 का फैक्टर यानी कि 36 से को काटने वाली संख्या, 36 का गुणनखंड यानी क्या कि जो नंबर 36 को काटता है उसका समुच्चय सेट आपको बताना है। तो देखें यार 36 को 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4, 6, 9 सब काटेगा। तो ये भी हो सकता है 36 का फैक्टर सब है। यहाँ 2 से कटेगा, 3 से 4, 6 भी है, ये भी है फैक्टर। 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 से भी कटेगा, ये भी है। 2, 3, 4, 6, 9, 12 ये भी है। पर इन सबों में सबसे ज्यादा नंबर किस में है? तो इसमें 7 फैक्टर दिया है। इस वाला में 36 का कितना फैक्टर है? 7। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे तो सारा करेक्ट है, लेकिन ज्यादा फैक्टर किस में है? 36 सी में, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी का किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा गया है तो मान 4.1/4 प्राप्त होता है। तो ओरिजिनल भिन्न ज्ञात करें। तो देखें यार कई बार कुछ लोग करता क्या है, भिन्न मान लेता है x/22। अब यहाँ पे अगर x/22 मान लेंगे, 2 वेरिएबल आ जाएगा, इक्वेशन एक तो बनेगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। भिन्न बोला तो आप x/ कुछ भी मान लीजिए, आपको सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा ना वो फ्रैक्शन के ही फॉर्म में आएगा। तो ऐसा नहीं कि भिन्न मान लीजिएगा x/22, मान लेते हैं कि एक भिन्न है x, ओके का इसके वर्ग में इस संख्या के स्क्वायर में 2 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 4.1/4, 4.1/4 यानी 4 चौक 16, 1 17/4 आता है। क्लियर है? अब x स्क्वायर बराबर 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 17/4 - 2, 4 दूना 8, 17 में से 8 गया, 9/4। x स्क्वायर बराबर 9/4। तो x बराबर क्या होगा? बाएं साइड का स्क्वायर हटाएंगे, दाएं साइड वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 3/2 यानी 1.1/2। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल में थोड़ा सा सुधार कर लेना, इस तरह का ये सवाल है, ओके। देखिए यार एक चीज आपको पता है कि रूट इस तरह का जब भी संख्या दिया है इसका मान लीजिए वर्गमूल निकालना है, ओके। तो रूट के अंदर जब भी ऐसा व्यंजक दिया है जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं आप, रूट के अंदर 8 + 2√15 का क्या ये जो रूट के अंदर कंप्लीट व्यंजक लिखा है इसका पूर्णतः वर्गमूल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या का जब भी वर्गमूल निकालना हो तो ध्यान रखिएगा कि रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। अगर 2 है तब तो सही है, अगर 2 नहीं है तो किसी भी तरह से गुना भागा करके 2 बनाने का प्रयास करना है। एक बार फिर से, रूट के अंदर जब भी ऐसा नंबर लिखा हो जिसका पूर्णतः वर्गमूल ना निकाल पाए तो ध्यान रखिएगा रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। अगर 2 है तो सही, अगर 2 नहीं है तो किसी भी तरह से गुना भागा करके 2 बनाना है। जैसे इसमें तो फिलहाल 2 है, अगर 2 है तो ऐसा 2 नंबर पिक करिए जिसको गुना करने पर 15 हो और जोड़ने पर 8 हो। ऐसा 2 नंबर कौन जिसको गुना करिएगा 15 जोड़िएगा तो 8। आप बोलेंगे सर ऐसा 2 नंबर है 5 और 3, 5 × 3 15, 5 + 3 8। और ध्यान रखिएगा हमेशा बड़ा वाला नंबर को पहले रखिएगा। अब जिन दोनों को सोचे उस पे रूट लगा के, भाई मेरे यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस करते। क्लियर है बात? तो ये चीज आप लोगों को पता होगा। चलिए देखिए सवाल यार है क्या कि 25, यार देखें रूट अंडर है 25 + 10√6। हमने अभी क्या बोला कि जब भी रूट के अंदर ऐसा व्यंजक लिखा हो जिसका पूर्णतः वर्गमूल ना निकाल पाए तो उसके रूट के पीछे में 2 होना जरूरी। क्या यहाँ 2 है? नहीं, 10 है। हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो यार आप बताइए इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, 2 × 5 लिख सकते हैं। कितना? 2 × 5। तो देखिए ये है 25 प्लस, हमको बाहर में 2 चाहिए या 5 चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 2 चाहिए, तो 2 को बाहर में रखते हैं
अब ये 5 को अगर रूट के अंदर ले जाइएगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 छक 150 प्लस रूट अंदर, ये भी तो सेम टर्म है, बस इसमें माइनस है तो -2 अंदर 150। अब यार ऐसा 2 नंबर पिक करिए जिसको गुना करने पर 150 और जोड़ने पर 25 हो। ऐसा 2 नंबर कौन जिसको गुना करे 150 जोड़े तो 25? आप बोलेंगे सर 15 और 10, 15 गुना 10 150, 15 10 25। अब जिन दोनों को सोचे उसके ऊपर रूट लगा के, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और ये प्लस, इसका वैल्यू भी तो सेम यही आएगा, बस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -10 + 10 कैंसिल, √15 + √15 2√15, ऑप्शन नंबर ए। का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 15, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। का वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी करने का मतलब होता है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बड़ी से बड़ी कहने का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही क्लियर है, छोटी से छोटी संख्या बोला तो एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से कर लें, ज्यादा बेहतर ऑप्शन से ही रहेगा, ओके ना। पर अगर आप ऑप्शन से नहीं करना, ऑप्शन से करेंगे तो ऐसे ही दिख जाएगा, 300 तो कटेगा नहीं, 303 मेरे ख्याल से 10, 15 दूना 30 से 3 बचेगा, 3 से 2 से 20 से भाग दीजिएगा। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, पर जनरल तरीके से अगर करेंगे, छोटी से छोटी संख्या बोला जो 10, 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर शेष 3 बचे, तो छोटी से छोटी करने का मतलब LCM। तो 10, 15 और 25 का आप LCM लीजिए, तो इन सबों का अगर LCM लीजिएगा तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 2 से तो 5, 15, 10, 25, 5 से तो 1, 3, 2 और 5, तो 2 पचे 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 पचे 300, यानी कि LCM आ गया 300। तो यार 300 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा, 15 से भाग दीजिएगा तो भी पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 300 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10, 15, 20 और 25 से भाग देने पर ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 10, 15, 20, 25 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, पर सवाल में कहा कि शेष 3 बचना चाहिए, शेष 3 बचना चाहिए, यानी इसमें 3 ऐड कर दीजिएगा तो 303 वह छोटी से छोटी संख्या होगा जिसमें 10, 15, 20 और 25 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा 3। 300 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10, 15, 20, 25 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कटेगा, पर 3 शेष बचना चाहिए तो 3 ऐड कर दिए, यानी कि 303 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सबों से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। क्लियर। देखिए कहा निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। देखें यार, परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी का संख्या 150 है, फेल होने वाला का संख्या 100 है, तो कहा पास होने वाला का प्रतिशत, तो 150 बच्चा पास कर गया, टोटल कितने में से, तो 150 पास किया, 100 फेल किया, यानी कि टोटल कितने बच्चा एग्जाम दिया था 250, तो 250 में से 150 पास कर गया, परसेंट में कितना, तो 100 से गुना। अब 1 0 से 1 0, 25 चौक 100, 15 चौक 60%। देखिए का एक पेन को 414 रुपए में, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, 414 नहीं है, ये 114 रुपया है, ओके। का एक पेन को 114 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 हानि होता है। देखें यार, 1/7 हानि कहने का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य है 7 यूनिट है, 1 का लॉस हुआ, 7 में खरीदा 1 हानि हुआ, इसका मतलब बेचा है कितना में, 6 में, तो विक्रय मूल्य 6 यूनिट है पर बेचा है कितना में, 114 में, तो 6 यूनिट 114, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 6 एकम 6, 6 नमा 54, 1 यूनिट 19 है, तो क्रय मूल्य कितना, 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट 19, तो 7 यूनिट, 7 नमा 56, 7 नमा 63, 7 6 7 6 13, कहीं गलती है क्या यार, 114 नहीं यार, 144 है, 144 यहाँ विक्रय मूल्य, 6 से 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 चौक 24,
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 24, तो क्रैमूल यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16 168, क्रैमूल 168। अब आगे का यदि पेन को 189 रुपया में बेचा जाता है यानी कि विक्रैमूल कितना दिया है 189। यार 168 में खरीदे हैं 189 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 21 का। तो 21 का प्रॉफिट 168 पे परसेंट में कितना, तो 100 से गुना, 21 से काटिएगा 8 बार, 4 दूना 8, 4 से 25, 25/2 यानी 12.5%। देखिए कहा ए काम को 15 दिन में करेगा और बी 25 दिन में, ए 15 दिन में और बी 25 दिन में। 15 और 25 का एलसीएम 75, 15 पचे 25 दिया। सवाल में कहा ए और बी एक साथ काम करना शुरू कर दिया लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले बी छोड़ दिया। यार बी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ा है, ए के बारे में कुछ नहीं बोला यानी कि ए शुरू से लेकर अंत तक काम किया है। कहा बी 7 दिन पहले छोड़ दिया, तो आप लोगों को पता होगा कि जो वर्कर काम छोड़कर जाता है उसको बुलाकर जितना काम छोड़कर गया उतना काम एक्स्ट्रा कराइए। तो कहा बी जो है ये 7 दिन पहले ही चल गया, तो बी एक दिन में 3 काम, अगर बी रहता तो एक दिन में 3 काम करता, 7 दिन पहले भाग गया है तो 7 दिन में कितना काम 21 काम छोड़कर भागा है। तो बी को बुलाइए 21 काम एक्स्ट्रा कराइए, 75 काम पहले से है 21 काम एक्स्ट्रा कराना है यानी कितना काम हो गया टोटल 96 काम। अब यार बी भी आ गया, ए तो लास्ट तक था ही, बी को भी आपने पकड़कर बुला लिया तो आखिरी में ए भी है और बी भी है। अब दोनों से ये 96 काम कराइए, तो एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम, एक दिन में 8 काम, तो 96 काम कै दिन में 12 8 96 यानी कि 12 दिन में। तो सवाल में कहा देखिए पूरा काम कितने दिन में फिनिश होगा, पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, पूरा काम 12 दिन में। पर सवाल में बोला क्या कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो यार बी तो 7 दिन पहले ही भाग गया था ना, अगर दोनों मिलकर शुरू से अंत तक रहता तो पूरा काम 12 दिन में होता, शुरू से अंत तक अगर दोनों साथ में मिलकर काम करता तो पूरा काम 12 दिन में समाप्त होता। पर बी ने 7 दिन पहले ही भाग गया तो टोटल अगर साथ में रहता तो टोटल काम 12 दिन में होता, पर 7 दिन पहले ही भाग गया। इसका मतलब है कि शुरू के 5 दिन तक दोनों ने साथ में मिलकर काम किया होगा। क्लियर है बात। चलिए का चांदी तथा एल्युमिनियम की धातु को क्रमशः 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके पी और क्यू 2 मिश्र धातु बनाई जाती है। देखिए यहाँ 2 मिक्सचर है पी और क्यू का, पी में चांदी और एल्युमिनियम के मात्रा का रेशियो है 5:3 और क्यू में चांदी एल्युमिनियम के मात्रा का रेशियो है 7:9। सवाल में कहा यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया गया है तो नए मिश्र धातु में चांदी और एल्युमिनियम का अनुपात। तो यार पहला मिक्सचर जो है उसमें चांदी है 5 एल्युमिनियम 3 तो टोटल क्वांटिटी 8। दूसरा मिक्सचर में चांदी का मात्रा 7 एल्युमिनियम 9 है तो टोटल धातु का क्वांटिटी कितना 16। अब सवाल में कहा है क्या कि दोनों मिक्सचर के बराबर मात्रा को, तो यार यहाँ पहला मिक्सचर का क्वांटिटी 8 दूसरा का क्वांटिटी 16, क्या इक्वल है? नहीं। तो इक्वल बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 2 से, अगर इसमें 2 से गुना किए तो हर जगह 2 से ना, तो यहाँ 2 से करिएगा तो 5 दूना 10, यहाँ 2 से करिएगा 3 दूना 6। अब का दोनों को मिला दिए तो पहला में चांदी है 10 दूसरा में चांदी 7, दोनों को मिलाए तो टोटल चांदी 17। पहला में एल्युमिनियम 6 दूसरा में एल्युमिनियम 9, दोनों को मिलाए तो टोटल एल्युमिनियम 15 यानी 17:15 ऑप्शन ए। देखिए यार का P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। का यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है तो क्रमशः P1 P2 और P3 का मान ज्ञात करना है। देखिए यार पहला मूलधन है P1,
का इसमें 4% पहला धनराशि को 4% के दर से निवेशित किए हैं तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 4%, 4%। दूसरा धनराशि है P2 का, इसको 6% के दर से निवेशित किए, 6% के दर से निवेशित किए तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6%। तीसरा धनराशि है P3, इसको 8% के दर से निवेशित किए तो 1 साल में ब्याज मिलेगा कितना? 8%। और कहा तीनों राशियों से प्राप्त ब्याज बराबर है। पहला राशि पर 1 साल में 4% ब्याज मिला, दूसरा पर 1 साल में 6%, तीसरा पर 1 साल में 8% ब्याज मिला, और ये तीनों ब्याज जो है आपस में बराबर है। अब बराबर के तीनों साइड परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल। न्यूमेरिकल भी छोटा होगा क्या? यस, न्यूमेरिकल को छोटा अगर करिएगा तो यार 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब यार ये तीनों टर्म आपस में बराबर है, इन तीनों का अगर रेशियो लिखेंगे तो आपको पता है जिसको लिखना उसको ढक देना है, बाकी को गुना करके उसके नीचे, जैसे P1 को लिखना है तो P1 को इग्नोर करिए, बाकी के कोफिशिएंट को गुना, 4 तिया 12। P2 को लिखना है तो P2 को इग्नोर करिए, बाकी को गुना करिए, 4 दूना 8। P3 को लिखना है तो P3 को इग्नोर कर दीजिए, 3 दूना 6। अब रेशियो छोटा होगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। यानी पहला धनराशि है 6 यूनिट, दूसरा 4 यूनिट, तीसरा 3 यूनिट, तो तीनों धनराशि का योग क्या यूनिट? 13 यूनिट। पर एक्चुअल में दिया है कितना? 2600। 13 यूनिट 2600 तो 1 यूनिट 200। 1 यूनिट पता करके कहा तीनों धनराशि ज्ञात करें। पहला है 6 यूनिट, 1 यूनिट 200, 6 यूनिट 1200, तो 1200 किस ऑप्शन में? 2 4 यूनिट कितना? दूसरा धनराशि 4 यूनिट, 1 यूनिट 200, 4 यूनिट 800, 3 यूनिट 600, 12 8 6 कितना है? 12 8 6, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 कोई धन राशि है का ये सपोज मूलधन है, का ये मूलधन जो है 2 साल में 2420 रुपया हो जाती है, और कहा 3 वर्ष में, तो यार 3 साल में, तो अगर 3 साल में 2662, तो यहाँ से 3 है तो यहाँ से कितना? 1 साल होगा, तो कहा 1 साल में कितना हो जाती है? 2662 रुपया हो जाती है। यहाँ से 2 साल में 2420, 3 साल कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 2 है तो यहाँ से आगे 1 साल होगा। कहा कि ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था, तो राशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। देखें यार, रेट कहने का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, तो यार 1 साल में 2420 रुपया जो है 1 साल में 2662 हो जा रहा है। 2420 रुपया 1 साल बाद 2662 हो जाएगा, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? तो 242 रुपए का ब्याज मिलेगा। 242 रुपए का ब्याज मिलेगा कितना पर? 2420 पर। परसेंट में कितना? 100 से गुना, 242 से काटिएगा 10 बार, 10 से काटिएगा 10%, तो जिसमें रेट 10% होगा। मूलधन निकालने का तो जरूरत है ही नहीं, रेट निकल गया 10, तो एक ही ठो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का घन के किनारे की लंबाई का योग एक वर्ग के परिधि के आधा के बराबर है। घन के किनारे के लंबाई का योग वर्ग के परिधि के आधा है। तो देखें यार, थोड़ा आराम से इस सवाल को करिएगा। कई बार लोग करता क्या है कि घन का भुजा ए से डिनोट करते हैं हम लोग, और वर्ग के भी भुजा को ए से डिनोट करते हैं, तो लोग दोनों का भुजा ए मान लेता है, आखिरी में ए से कट जाएगा, न्यूमेरिकल बचेगा और पता चलेगा कि आप सवाल कर ही नहीं पाए। तो ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग फिगर है, एक घन है और एक वर्ग है, तो अलग अलग साइड का लेंथ मानिए। घन का भुजा सपोज हमने मान लिया घन का भुजा है x, ओके ना, और वर्ग जो है वर्ग का भुजा हमने मान लिया कितना? y। तो कहा घन के किनारे के लंबाई का योग, तो मेरे भाई घन में टोटल किनारा होता है 12 ठो, टोटल किनारा क्या ठो? 12 ठो। तो कहा घन के किनारे के लंबाई का योग, तो वर्ग का घन का भुजा x, तो 12 किनारा के लंबाई का योग कितना? 12x। तो कहा घन के किनारे का जो योग है वर्ग के परिधि, वर्ग का परिधि बोले या परिमाप एक ही चीज है, वर्ग का परिमाप होता है 4 बाई, वर्ग का भुजा बाई है तो परिमाप हो जाएगा कितना? 4 बाई। कहा कि घन के 12 किनारों का जो योग है ये वर्ग के परिमाप का आधा है, ओके। अब यार देखें, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 6 बार में, तो x बराबर क्या आ गया? 22/6। अब आगे बढ़िए। कहा कि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का
1/6 भाग के बराबर है। तो यार घन का आयतन होता है भुजा क्यू और वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर का। घन का आयतन वर्ग के एरिया का 1/6 है। ओके, अब यार x का वैल्यू 22/6 है तो x क्यू क्या हो जाएगा, 22 का क्यू 6 का क्यू कितना 216 बराबर 22² 22² से 2 ठो बाई कट जाएगा, एगो बाई बचेगा, 6 से 36 छक 216 तो बाई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा कितना 36 यूनिट। ऑप्शन बी। देखिए का a का मान ज्ञात करें जब बहुपद px बराबर दिया है x³ प्लस 3x² माइनस 2ax प्लस 3, जहां a कांस्टेंट है का अगर x² प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5x बच रहा है। का ये जो कंप्लीट व्यंजक है ना यार, का इस कंप्लीट व्यंजक में अगर x² प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा -5x। तो जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लेकर x² का वैल्यू निकाल लीजिए। x² का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अब x का वैल्यू मत निकाल लीजिएगा, x बराबर रूट अंडर, क्योंकि बाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा दाएं साइड वर्गमूल होगा तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो जाएगा यानी काल्पनिक संख्या हो जाएगा वो। तो यहीं से x² के फॉर्म में ही आप व्यंजक को अरेंज कर लीजिए। तो देखें यार x³ को लिख सकते हैं ना, x इंटू x² लिख ही सकते हैं। तो x इंटू x² का वैल्यू क्या है -1, क्लियर है, प्लस 3 गुना x² का वैल्यू कितना -1 माइनस 2ax प्लस 3। कहा यार कि इस कंप्लीट व्यंजक में अगर x² प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा -5x। अब यार ये -x है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 गुना 1 3 माइनस 2ax प्लस 3 बराबर का -5x। अब यार -5x इधर आएगा, प्लस का x हो जाएगा तो बाएं साइड क्या बचेगा, -3 से +3 कैंसिल तो बचेगा -2ax बराबर -x उधर जाके +x हो जाएगा, -5x प्लस x कितना -4x, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल तो a बराबर क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ये सवाल तो आप लोग कर ही लेंगे लेकिन फिर भी कर लेते हैं यार। देखिए का जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखें यार एक मीनार है का जिसका हाइट है 78 फीट, ओके ना। अब का जमीन पर कहीं एक आदमी खड़ा है, का इस आदमी जो है मीनार के टॉप को देखता है तो उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री 30 डिग्री। अब आगे सवाल में कहा कि वो मीनार की ओर चलना प्रारंभ कर दिया तो कहा मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसे यार यहाँ से आदमी जो है यहाँ से इस स्थान से मीनार की ओर चलना प्रारंभ किया, सपोज यहाँ पर आके रुक गया, अब यहाँ से मीनार के टॉप को देखता है तो कहा उन्नयन कोण, फिगर देखिए यार, फिगर आप लोग थोड़ा सही से बनाइएगा, शायद देख लें यार सही से बना ही लेते हैं। का एक 78 मीटर ऊंचा मीनार है, ओके ना। का एक आदमी सपोज इस पॉइंट से मीनार के टॉप को देखा है तो उन्नयन कोण बना है कितना डिग्री 30 डिग्री। का यहाँ से मीनार की ओर इस पॉइंट से मीनार की ओर चलना प्रारंभ किया, सपोज अब इस पॉइंट पे आके रुक गया, अब यहाँ से मीनार के टॉप को देखा तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो सवाल कहा क्या कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तक चला, तो शुरू में यहाँ था, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखें यार यहाँ से 60 डिग्री के लिए इस वाला ट्रायंगल में tan 60 होता है √3/1, तो ये √3 है और ये कितना 1। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये लंब कितना 1 और ये पूरा आधार कितना √3। ओके, यहाँ से यहाँ तक का ये √3 है। अब एक चीज देखे, रेशियो को थोड़ा बैलेंस कर लीजिए यार, एक एंगल से हाइट आया है √3, दूसरा एंगल से हाइट आया है 1, तो यार हाइट तो दोनों जगह दोनों ट्रायंगल का सेम ही है ना यार, तो यहाँ √3 है यहाँ 1 है, तो दोनों जगह इक्वल करिए, तो इसमें √3 से गुना, तो यहाँ भी √3 से गुना, तो √3 गुना √3 कितना 3, पूरा 3 है, ये 1 है, ये 1 है, पूरा 3 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 2।
अब बताएं √3 हाइट है √3 पर एक्चुअल में हाइट दिया है कितना 78, √3 यूनिट 78 तो 1 यूनिट कितना 3 से काटिएगा तो 3 से कितना 26 √3 तो डिस्टेंस निकालना है यानी 2 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट 26 √3 तो 2 यूनिट का वैल्यू 26 दूना 52 √3 ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 420 विद्यार्थियों के कॉलेज में प्रत्येक विद्यार्थी यानी एक बच्चा 5 विषय पढ़ रहा है और प्रत्येक विषय 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है तो कुल पढ़े गए विषयों की संख्या ज्ञात करना है। देखें यार एक विषय 60 बच्चा पढ़ रहा है तो 420 बच्चा मिलकर टोटल कितना विषय पढ़ रहा होगा। एक विषय 60 बच्चा जो है एक विषय पढ़ रहा है 60 बच्चा एक विषय तो 420 बच्चा मिलकर कितना विषय पढ़ रहा होगा 7 सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा। मानते हैं बात। अब यहाँ पे कहा कि एक विद्यार्थी 5 विषय एक बच्चा 5 विषय पढ़ रहा है तो 7 विषय कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे 7 बचे 35 ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा x² - 4x + 4b बराबर 0 है। कहा दो वास्तविक इसके दोनों हल जो है वो वास्तविक हैं। तो देखें यार इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में डिस्कस कर दिए थे सेट नंबर 24 में। तो सेट 24 जो लोग अभी तक नहीं देखे प्लीज आप लोग जाके पहले सेट 24 देख लें। ऐसा सवाल हर सेट में आप लोगों को लगभग मिलेगा ताकि अच्छे से इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस आप कर सके। ओके ना। कहा यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों हल जो है वो वास्तविक हैं। वास्तविक कब होंगे जब b² - 4ac जो है ये 0 से क्या होगा बड़ा। तो b² तो b का वैल्यू कितना है -4 तो -4 का स्क्वायर 16 -4 a का वैल्यू कितना कुछ नहीं यानी कि 1 है। c कांस्टेंट है कितना 4b इज ग्रेटर देन 0। अब 16 - 4 चौक 16b इज ग्रेटर देन 0। तो यार देखें 16 -16 भी उधर जाएगा तो +16 भी हो जाएगा। क्लियर है ना बात। अब 16 से काटिएगा तो एक बार में यानी कि 1 इज ग्रेटर देन b। कहने का मतलब हो गया कि b जो है ये 1 से छोटा है। b क्या है 1 से छोटा है। तो किस ऑप्शन में b 1 से छोटा है ऑप्शन बी में। b क्या है 1 से छोटा ऑप्शन बी। देखिए कहा दो रेलगाड़ियां एक साथ पहले स्टेशन P से Q तक और दूसरी स्टेशन Q से P तक जाने के लिए क्रमशः 80 किलोमीटर/आवर और 95 किलोमीटर/आवर की चाल से चलना शुरू करती है। यदि वे 12 घंटे के बाद मिल जाती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा। तो देखें यार लॉजिकली अगर आप काम करें तो जैसे P और Q 2 स्टेशन है 2 स्थान है यहाँ पे P है यहाँ पे Q है। का इन दोनों स्टेशनों से दोनों आदमी जो है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो सवाल में कहा कि ये दोनों अगर एक दूसरे की ओर चलेंगी तो 12 घंटे में मिल जाएंगी तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा। तो एक तो यार ये दोनों जितना डिस्टेंस कवर करेंगी अपने रिलेटिव वेलोसिटी के द्वारा 12 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करेंगी वही तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस होगा ना यार। दोनों आदमी के या दोनों रेलगाड़ी के बीच का डिस्टेंस। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पर इस चीज को आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखें आप बताएं कि पहला आदमी 80 किलोमीटर/आवर के चाल से चला तो 12 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा 12 8 96 यानी कि पहला आदमी 960 किलो या पहला रेलगाड़ी 960 किलोमीटर। दूसरा रेलगाड़ी जो है का ये 95 किलोमीटर/आवर के चाल से चल रही है तो दूसरा रेलगाड़ी 12 क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां चली और 12 घंटे में मिली है यानी कि पहला रेलगाड़ी भी 12 घंटे तक चली होगी और दूसरा गाड़ी भी 12 घंटे तक चली होगी। तो दूसरा गाड़ी का चाल है 95 तो दूसरा गाड़ी 12 घंटे में कितना दूरी तय कर ली है तो दूरी बराबर चाल गुना समय 12 × 60 12 × 9 = 8 होता से 108 × 6 114। अब इन दोनों डिस्टेंस में अंतर कितना है 180 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दोनों के चाल सेम अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुड़ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे। देखिए का 15 साल पहले श्याम की
श्याम प्रभात के तुलना में 2 गुनी आयु का था। 15 साल पहले का श्याम का एज जो है प्रभात के तुलना में 2 गुना था। का अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद जो है 5 साल बाद प्रभात की आयु श्याम की आयु की 5/8 का प्रभात का जो एज है श्याम का 5/8, प्रभात का एज श्याम का 5/8, श्याम का यानी कि श्याम का एज अगर 8 है तो प्रभात का एज कितना 5। अब यार देखिए 2 व्यक्ति के एज में 2 समय का रेशियो दिया है तो दोनों जगह के डिफरेंस को सेम कर लीजिए। यहाँ का डिफरेंस है 6, यहाँ का डिफरेंस है 4। डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। सेम करने का तरीका पता है आपको, नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना। तो यार 2 और 1 का अंतर तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देखिए 8 और 5 का अंतर कितना 3, 3 से ऊपर गुना करिए 3 दूना 6, 3 एक कम 3। तो श्याम का एज में डिफरेंस कितने का 2 यूनिट का, पी के एज में डिफरेंस 2 का, दोनों जगह 2-2 का डिफरेंस है पर एक्चुअल में डिफरेंस है कितने का 15 5 20 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 10, 1 यूनिट 10 है श्याम की वर्तमान आयु। तो यार देखें कहीं से भी निकालने, ऊपर नीचे कहीं से भी। नीचे देखिए श्याम के 5 साल बाद एज कितना हो जाएगा, श्याम का एज 5 साल बाद 8 यूनिट, 1 यूनिट 10 तो 8 यूनिट कितना 80। तो यार श्याम का 5 साल बाद एज 80 होगा, 5 साल बाद एज 80 होगा तो प्रेजेंट में कितना 5 घटा दीजिए तो 75 साल। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। देखें यार एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का इस मिक्सचर में का कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो यार इस मिक्सचर में अगर आप वाटर मिलाएंगे, अगर वाटर मिलाइएगा तो मिल्क क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा यानी कि सेम रहेगा। तो मिल्क लेकर सवाल को सॉल्व करिए। 16 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर था, इसमें 10% पानी है, 10% पानी है तो मिल्क कै परसेंट रहा होगा 90% का। इस 16 लीटर के मिक्सचर में हमने 1 लीटर पानी मिला दिया, 1 लीटर पानी मिला दिया तो नया मिक्सचर बन गया कितना 16 + x। और का इस नए मिक्सचर में 20% पानी है तो नया वाला में 20% पानी है तो दूध कै परसेंट रहा होगा 80%। तो यार पुराना वाला में दूध इतना, नया वाला मिक्सचर में दूध इतना और दोनों जगह दूध क्या रहा होगा सेम रहा होगा। तो यार 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूना 16, 9 दूना 18 बराबर 16 + 1। 16 इधर आके घटेगा तो x बराबर 2। देखिए कहा ए काम को 10 दिन में, बी काम को 20 दिन में। ए काम कर देगा 10 दिन में और बी काम करेगा 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 दूना 20 एकम का यदि वे दोनों 2 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। यार ए 1 दिन में 2 काम, बी 1 दिन में 1 काम तो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम, 1 दिन में 3 काम तो 2 दिन में कितना काम फिनिश कर देगा 6 काम फिनिश कर देगा। 6 काम फिनिश कर देगा कितना में से, टोटल काम है 20 में से तो 6/20 बा काम फिनिश हो जाएगा यानी कि 3/10 काम। ऑप्शन नंबर ए। का अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। का क्रय मूल्य से 50% अधिक, तो क्रय मूल्य अगर 100 यूनिट है का इससे 50 अधिक मार्क करती है यानी मार्क करती है कितना 150। का उसे लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितना छूट देना होगा। तो यार लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है तो खरीदा है 10 में, कहा कि 10% लाभ कमाना चाहती है तो बेचना होगा कितना में 110 में। कहा कितने का डिस्काउंट देगी, तो मार्क किया हुआ है 150, बेच रही है 110 में तो डिस्काउंट कितने का हो गया 40 का। तो 40 का डिस्काउंट देना होगा 150 पर परसेंट में कितना 100 से गुना। सॉल्व कर लीजिएगा लगभग वैल्यू आ जाएगा। का 4 के 5 केले खरीदता है, यहाँ पे आगे स्पेस रहेगा ध्यान रखिएगा, रुपया रहता है, ये प्रिंट में रुपया नहीं आता है यार तो ध्यान रखना जब भी आगे स्पेस इतना रहेगा समझ जाइएगा रुपया है। आइडिया हो ही गया होगा क्योंकि शुरू से हर सेट में ये इस तरह का लिखा हुआ रहता है। का 4 रुपए में 5 केले खरीदता है तो खरीदने का रेट दिया है कितना, कहा कि 4 रुपया में 5 केला तो यहाँ क्वांटिटी है क्या ठो 5 ठो और प्राइस है कितना 4 रुपया। 4 रुपया में 5 केला खरीदा, ये खरीदने का रेट दिया
और बेचने का रेट दिया है कि 5 रुपया में 4 केला, तो प्राइस है 5 और बेच रहा है कितना 4, तो सिंपल क्रॉस करिए 4 चौक 16, 5 पचे 25। यार करैमुल यानी खरीदी है 16 में और बेची है 25 में, लाभ हो गया कितने का 9 का, 9 का लाभ हुआ है 16 पर परसेंट में कितना 100 से गुना कर लेंगे। चलिए का एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए, यानी कि इस टीम ने 33 गोल किए अपोजिट टीम के खिलाफ और अपोजिट टीम ने इसके खिलाफ 22 गोल कर दिए। क्लियर है। आगे का रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या की गणना करिए। तो यार देखें रियल मैड्रिड की टीम ने टोटल 33 गोल किए, टोटल कितने गोल किए हैं 33 गोल किए। कई बच्चा इस तरह के सवाल को गलती कर देता है। का रियल मैड्रिड के सभी खिलाड़ियों के गोलों का औसत संख्या, तो यार 33 गोल किए हैं और आपको पता है फुटबॉल के एक टीम में टोटल 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 खिलाड़ी ने मिलकर 33 गोल किया, तो का सभी का औसत गोल कितना, तो टोटल गोल में नंबर ऑफ कैंडिडेट से भागा दे दीजिए, तो एवरेज आ जाएगा कितना 3, औसत गोल 3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 5 क्रमागत संख्या का औसत 100 है, 5 क्रमागत यानी लगातार संख्या है, तो ए बी सी डी ई लगातार है और आपको पता है लगातार संख्या का एवरेज होता है मिडिल टर्म, तो इन पांचों का एवरेज मिडिल टर्म यानी सी का वैल्यू कितना 100 होगा। का सबसे बड़ी संख्या, तो आगे की ओर ना सबसे बड़ी संख्या, तो यार लगातार संख्या है तो ये सीरीज एक एक से जुड़कर आगे बढ़ रहा होगा, तो अगर सी का वैल्यू 100 है तो डी 101 होगा, ये 102 होगा। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यानी पीछे, तो सी 100 है तो एक कम 99, 99 से एक कम कितना 98। का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या 102 का स्क्वायर, सबसे छोटी संख्या यानी 98 का स्क्वायर। निकाल लेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, स्क्वायर करके गुना मत करने लग जाइएगा, 101 गुना 102 गुना 102 माइनस 98 गुना 98, ये भी फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 200 गुना 102 में से 98 जाएगा 4, 4 दूना 800, ऑप्शन नंबर ए। का एक नाव धारा के दिशा में 35 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में, तो यार 35 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में, तो धारा के दिशा में चाल होता है बोट प्लस वाटर, 35 किलोमीटर 5 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 35 बट्टा 5 7। का धारा के विपरीत 7 घंटे में लौट कर आती है, धारा के विपरीत चाल होता है बोट माइनस वाटर और धारा के विपरीत जो है 35 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय की है, तो चाल 35 बट्टा 7 कितना 5 किलोमीटर बराबर। का शांत जल में बोट का स्पीड, बोट यानी बड़ा वाला, बोट का चाल बड़ा ज्यादा होता है, तो बोट का चाल निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए 6, ऑप्शन नंबर ए। ये काफी सिंपल सवाल है। का 2a बट्टा m प्लस b बट्टा n बराबर 2 है, a बट्टा m माइनस b बट्टा n बराबर 4 है। का a और b का वैल्यू निकालिए। इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, प्लस b बट्टा n और माइनस b बट्टा n कैंसिल, यहाँ 2a बट्टा m प्लस a बट्टा m, एलसीएम हो जाएगा m, 2a प्लस a कितना 3 है बराबर 2 और 4 6, 3 से काटिएगा तो 2 बार में, तो a बराबर कितना आ गया 2m, a बराबर 2m। अब a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, पहला इक्वेशन में रख दीजिए, तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है 2m बट्टा में m प्लस का b बट्टा n बराबर 2, तो यार m से m कैंसिल, 2 दूना 4 प्लस b बट्टा n बराबर 2, तो b बट्टा n बराबर 4 उधर जाके घटेगा -2, तो b बराबर -2n, तो a 2m b -2n, ऑप्शन नंबर ए। चलिए थैंक यू यार, धन्यवाद।